चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी, यानी कि हमने निकाल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, और कितना आया था 2k लैम्बडा बाई आर। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग। एक रिंग है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो रिंग है ये चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर से, और हम चाहते हैं कि इस रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, उस एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो जो पॉइंट P है वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये वो रिंग है, ठीक, और ये रिंग YZ प्लेन में है। किसमें है? YZ प्लेन में। ये इसका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया, और ये रिंग चार्ज्ड है लैम्बडा कूलम पर मीटर से, और मैं चाहता हूं कि इसका सेंटर O है, और इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर यहां पर मैं पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूं। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पर। यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो कैसे निकालूंगा भाई? अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता, लेकिन मेरे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, तो मुझे इस चार्ज को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना होगा। तो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टिनी पार्ट कंसिडर कर लूंगा। क्या कंसिडर कर लूंगा? टिनी पार्ट्स कंसिडर कर लूंगा। ठीक है भाई, अब टिनी पार्ट मैंने एक कंसिडर कर लिया यहाँ पर, और एक कंसिडर कर लिया जस्ट इसके अपोजिट। इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, और मान लिया रिंग की रेडियस है कैपिटल R। तो भाई अभी जो टिनी पार्ट है इसका साइज है DL। इसका साइज कितना है? DL, और इस टिनी पार्ट में चार्ज है DQ। कितना चार्ज है? DQ। तो इस DQ से, यानी कि यहां से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग होगा। अरे इस लाइन के अलोंग होगा कि ना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। और ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कितनी है मेरी? R। कितनी है? R। और मान लिया इस टिनी पार्ट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ DE। कितना जनरेट हुआ? DE। और इसने यहां पर एंगल बना रखा है थीटा। किस लाइन के साथ? OP लाइन के साथ। इसी तरह से यहां पर भी सेम साइज था DL, और चार्ज कितना था? DQ था। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही जनरेट हुआ होगा। कितना? DE। और ये DE भी ऐसे ही होगा। लॉजिकली बात है भाई, लॉजिकली बात है। ये DE भी कैसे हुआ होगा? इतना ही होगा। ये वाला जो DE था ये AP के अलोंग था, जबकि ये किसके अलोंग है? BP के, और इसने भी एंगल कितना बनाया? थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये DE, ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी? आप कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो थीटा एंगल पे वर्क करती है, और थीटा एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तो उसे उसके कंपोनेंट्स में क्या करना पड़ता है? रिजोल्व करना पड़ता है। अब सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके जस्ट सामने है, तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो लॉजिकली बात है, इसके क्या करने पड़ेंगे भैया? हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे DE के। तो पहले ऊपर वाले DE के कंपोनेंट लेते हैं। तो मैंने कंपोनेंट लेना आपको सिखाया था कि अगर कोई A वेक्टर किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, कितने एंगल पे है? थीटा पे, तो इसको ऑटोमेटिक दो एंगल में, यानी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट जिसके साथ इसने एंगल बनाया, कोण बनाया, वो रहता है कोस का। किसका? कोस का। मतलब कोण वाला किसका होगा? कोस का। एंगल वाला किसका होगा? कोस का। मतलब ये A कोस थीटा। अब दूसरा कंपोनेंट होगा A साइन थीटा, लेकिन ये पहले कंपोनेंट यानी कि A कोस थीटा के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब दो कंपोनेंट होते हैं, एक कोस का होता है, दूसरा किसका होता है? साइन का। तो जो साइन वाला होता है वो कोस के क्या होता है?
परपेंडिकुलर होता है। और कोस वाला कौन सा होता है, आराम से पता चला लगा लेंगे कि जिसके साथ एंगल, जिस लाइन के साथ उसने एंगल बना रखा है, थीटा एंगल दे रखा है, वही कंपोनेंट कोस का होगा। तो भाई ये ए है, इस ए का दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा। आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल, तो कौन सा सही माने। तो भाई सही मानने का तरीका क्या है कि आपका मेन वेक्टर कोस वाले कंपोनेंट से जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आएगा। मतलब अगर ये ए कोस थीटा, अगर ये ए इस तरफ होता तो इसका कंपोनेंट आता है इस तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ए कोस थी। अब ये ऊपर की तरफ है तो कंपोनेंट भी किधर आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा, मतलब ए साइन थीटा। ये कंपोनेंट भी किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ये ऊपर था तो ऊपर, नीचे होता तो नीचे, तो ए साइन थीटा। इस तरह से हम रिजोल्व करेंगे। तो डीई का पहला कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, डीई कोस थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट इसका किधर आएगा, ऊपर आएगा, कितना, डीई साइन थीटा। इसी तरह से इस डीई का एक कंपोनेंट एंगल यहां बना रखा है, तो ये वाला कितना आएगा, डीई कोस थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा, कितना, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये डीई और ये डीई, ये तो रिजोल्व हो गए, तो इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो रिजोल्व हो गए किसमें, डी कोस थीटा डी साइन थीटा में। अब मुझे बताओ डी साइन थीटा वर्टिकल अपोजिट है एक दूसरे के, है कि नहीं है। अगर ये दूसरे के एक जस्ट अपोजिट है तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो मतलब इसका भी कोई लेना देना नहीं और इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचा, इधर बचा कि नहीं बचा। तो अब आप कहोगे कि सर ई नेट आप निकाल लो, कैसे निकालें कि सर आप जोड़ दो किसको, डीई ऐड कर दो आप किसको, डीई कोस थीटा को। अब कई लोग कहेंगे कि सर एक डीई कोस थीटा 2 डीई कोस थीटा हो गया, आप आंसर निकाल लो, 2 डीई कोस थीटा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन समझिए। देखिए मान लो ये वो है, ये वो रिंग है। अब सोचो कि मैंने कंपोनेंट सिर्फ ये वाला और ये वाला लिया। सोचो ऐसा ही एक कंपोनेंट यहां भी हो सकता था, 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 यहां भी। तो बहुत सारे कंपोनेंट इस तरफ भी हो सकते थे, बहुत सारे कंपोनेंट इस तरफ भी। अब एक कंपोनेंट से एक डीई कोस थीटा, अगर मैं यहाँ 1000 छोटे छोटे से टिनी पार्ट मानता, 1000 टिनी पार्ट मानता, तो 1000 ई ही डीई कोस थीटा आते कि नहीं आते, 1000 ही डीई कोस थीटा आते कि नहीं आते। अब मैं जितने ज्यादा यहाँ पर टिनी पार्ट लूंगा उतने ज्यादा डीई कोस थीटा आते कि नहीं आते। तो ये तो अनडिफाइंड है भाई, टिनी पार्ट तो कितने भी मान सकते हो आप सर, कितने भी कंसिडर कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो अनडिफाइंड है। जब इस तरह की चीजें हो तो क्या करते हैं, लेकिन होंगे सारे सेम डीई कोस थीटा। तो जब इस तरह की चीजें हो तो सर आप उसे क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो ई नेट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर तक, किसको, डीई कोस थीटा को। अब मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे चाहिए डीई का वैल्यू और एक चाहिए मुझे कोस थीटा की वैल्यू। पहले मैं डीई की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो मुझे बताइए डीई बराबर कितना होगा भाई, किसकी वजह से, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, डीक्यू चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, डीक्यू चार्ज की। और कितनी डिस्टेंस पे, आर पे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई, डी क्यू की, पॉइंट पी से स्मॉल आर, तो के डी क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसके अलावा कोस थीटा, तो भाई कोस थीटा भी निकालेंगे। एक बात बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है। तो कहां से, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन सा, ए ओ पी, कौन सा लिया, ए ओ पी, जहां 90 डिग्री हमेशा कहां रहेगा, बीच में, तो ए ओ पी से। तो मुझे बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कोस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है कोस थीटा बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, आधार कितना है मेरा, एक्स है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना है मेरा, आर है, तो एक्स अपॉन कितना, आर। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं, तो कितना आएगा। आप कहोगे कि सर ई जो है ना वो आपका 0 से 2 पाई आर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जगह सर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, आर। तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, के एक्स अपॉन कितना, आर क्यूब, और यहाँ कितना 0 से 2 पाई आर तक,
किसका इंटीग्रेशन, dq का। अब dq का इंटीग्रेशन 2 पाई आर कोई लिख समझ में नहीं आया, तो dq को कन्वर्ट करेंगे dl की टर्म में, क्योंकि लेंथ ही है। तो भाई अकॉर्डिंग टू चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व के आधार पर, अकॉर्डिंग टू चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व के आधार पर, भाई मुझे पता है कि लैम्बडा बराबर लिखना पॉसिबल है dq बाई dl, तो dq इक्वल टू लिखना भी पॉसिबल है कि लैम्बडा इंटू कितना dl, मतलब इस dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा dl रख सकता हूँ। तो e के x अपॉन कितना r क्यूब, 0 से 2 पाई आर लिमिट, और कितना dq की जगह कितना आ गया, लैम्बडा इंटू dl, लैम्बडा इंटू कितना आ गया dl। तो भाई लैम्बडा को बाहर ले लेते हैं, तो e बराबर कितना आ गया, के एक्स लैम्बडा अपॉन आर क्यूब, 0 से 2 पाई आर इंटू कितना dl। अब dl को जब इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, dl को इंटीग्रेट करने पर l आएगा, l की लिमिट कितनी, 0 से 2 पाई आर रखूंगा, तो जब रखूंगा तो कितना बचेगा, ओनली 2 पाई आर बचेगा। तो e इक्वल टू कितना, के एक्स लैम्बडा अपॉन आर क्यूब इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद कितना आएगा 2 पाई आर। सिर्फ k की वैल्यू पुट करते हैं और r की वैल्यू पुट करते हैं, तो k की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और अगर इस r की वैल्यू पुट करना चाहूं तो इस r की, क्योंकि मुझे तो x की टर्म में आंसर चाहिए भाई, मुझे r की टर्म में नहीं, मुझे किसकी टर्म में चाहिए, x की टर्म में, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि भाई इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट p है। तो भाई स्मॉल r को किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल वही सेम टू सेम कितना, AOP से अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ रहा है, के की जगह रखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू लैम्बडा, और यहां पर कितना है आर क्यूब था, तो मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3 इंटू कितना 2 पाई आर। भाई पाई से पाई कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, कितना रहा है 2, तो ई इक्वल टू आ रहा है लैम्बडा एक्स आर, लैम्बडा एक्स आर इंटू कितना 2 एप्सिलॉन नोड, 2 एप्सिलॉन नोड। अच्छा एक बात बताइए, रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। अब अगर ये पावर 1/2 और इस पर पावर 3 तो कितना हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया है, ये हमारे पास क्या निकल के आया आंसर। तो चीजें यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं आई है, मुझे बताइए कमेंट करके। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आता है, जनरली 1-2 बार पूछा गया है, तो देखिए कैसे। देखिए पहले मुझे एक बात बताइए कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, क्या ये खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, नहीं, तो फिर कब एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जब इस पर क्या लगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगे। मतलब एक्चुअल में जो F होता है वो होता है Q E एक्सटर्नल, मतलब कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं होगा, बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में इस पर फोर्स लगेगा, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसी पे प्रिंसिपल पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं, देखिए कैसे है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 इनफाइनाइट वायर है और उस इनफाइनाइट वायर के हमने L लेंथ के पार्ट को कंसिडर कर लिया, कितने लेंथ के, L लेंथ के पार्ट। ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, बीच की डिस्टेंस है d और लेंथ कितनी है L है, लेंथ कितनी है L है। ये वायर फर्स्ट है और ये वायर सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट वायर की चार्ज डेंसिटी है λ1, सेकंड वायर की चार्ज डेंसिटी है λ2, बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है।
अब दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, पहली वायर दूसरी वायर की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और दूसरी वायर पर फोर्स लग रहा है F21 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पूछा है कि भाई इन वायर के पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स होगा, पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स होगा। तो पहले एक वायर पे फोर्स निकाल लेते हैं, फिर दूसरी पे फोर्स निकाल लेते हैं और उनको L से यानी कि लेंथ से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो भाई मेरी बात सुनिए, पहली बात कि इस वाली वायर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इस वाली वायर पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E2, इस पर फोर्स लगा रहा होगा। और इस पर फोर्स क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है E1 वो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं, पहले तो मुझे बताइए F12 का मतलब क्या है, कि फोर्स ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। बोलो, पहली बात समझ में आएगी कि फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, फर्स्ट वायर पर जो फोर्स सेकेंड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना होगा, आराम से निकालेंगे। मुझे बताइए F12 बराबर में कितना होगा, भाई ये होगा पहली वायर का नेट चार्ज, Q1 क्या है, नेट चार्ज ऑफ वायर फर्स्ट इनटू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। जब बात समझ में आ गई कि Q1 पर अगर चार्ज Q1 देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा देखना पड़ेगा, E2, क्योंकि E2 ही उस पर फोर्स लगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2 रहेगा। यानी कि F12 बराबर क्या होगा, Q1 इंटू कितना, E2। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी मुझे बता दीजिए। मैं चार्ज डेंसिटी से बात करूं तो मुझे बताइए कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, Q बाई L होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि लैम्बडा बराबर होता है Q बाई L। तो Q बराबर कितना होना चाहिए, Q बराबर होना चाहिए लैम्बडा L। बोलो होना चाहिए कि होना चाहिए। तो Q1 बराबर क्या होना चाहिए, Q1 बराबर होना चाहिए लैम्बडा 1 इंटू L। Q1 बराबर कितना, लैम्बडा 1 इंटू L। और E2 कितना होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर। अब याद करो इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 2k लैम्बडा बाई आर, 2k लैम्बडा बाई आर। तो यहाँ पर कितना आएगा 2k, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, सेकंड वायर, तो उसी की चार्ज डेंसिटी आएगी 2k लैम्बडा 2 बाई आर। अब आर क्या होती थी, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो चार वायर से, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो इस वायर से इस वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी दे रखी है मैंने, d, कितनी दे रखी है d। तो आर की जगह कितना आएगा 2k लैम्बडा 2 बाई d। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों चीजें हैं, क्या मैं पुट कर सकता हूं कि F12 बराबर आएगा सर, आप कह सकते हैं कि सर लैम्बडा 1 इंटू L, Q1 की जगह तो लैम्बडा 1 इंटू L इंटू कितना 2k लैम्बडा 2 बाई d। मतलब ये हुआ सर कि F12 बराबर आ जाएगा 2k लैम्बडा 1 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 L अपॉन कितना d। बोलो बहुत बढ़िया, यानी कि हमने F12 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, F12। सर अब F21 और निकल जाए तो काम चल जाएगा, F21 और निकल जाए तो काम चल जाएगा। तो F21 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। F21 पहले पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, F21 क्या होता है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। मतलब ये हुआ सर कि भाई F12 बराबर क्या निकाला जाएगा सर, सेकंड वायर का चार्ज कितना Q2 इंटू इससे रिलेट कौन कर रहा है, फर्स्ट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1, Q2 इंटू कितना E1। तो सर Q2 की वैल्यू क्या होगी, वही चार्ज डेंसिटी से Q बराबर कितना होता है लैम्बडा L। तो Q2 बराबर चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्बडा 2, लेंथ कितनी है L। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सर कितना होगा भाई 2k लैम्बडा 1 बाई d, 2k लैम्बडा 1 बाई कितना d। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो सो F21 था, मैंने गलती से F12 लिख दिया। F21 बराबर कितना Q2 कितना, सॉरी Q2 की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, लैम्बडा 2 इंटू कितना L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2k लैम्बडा 1 बाई कितना d। तो कितना आएगा 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 L अपॉन कितना d। ये हमारे पास क्या आया, F21 आया। क्या आया, F21। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सर हमें F12 भी पता चल गया
F21 भी। गौर से देखा तो सर एक बात मुझे समझ में आई कि F12 और F21 दोनों ही 2k λ1 λ2 L अपॉन D है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं F12 और F21 को F ही मान लेता हूं तो इस F की वैल्यू 2k λ1 λ2 L अपॉन कितनी होगी D। उसने कहा कि फोर्स एट पर यूनिट लेंथ निकालो, फोर्स एट पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पर बल निकालो। तो क्या होगा, कुछ नहीं, दोनों तरफ L से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2k λ1 λ2 बाई कितना D। ये मेरा पर यूनिट लेंथ का क्या है, फोर्स है। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों पर फोर्स कैसा है, सेम है। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन फोर्स, इज ए एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बराबर इक्वल फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास हुई समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है भैया। और उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए जो क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, आप उनको कंप्लीट साथ साथ करते चलिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट में करें, कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लेना वहां से। उसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं, मेल पे भी आप PDF ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आप क्या करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाएं। और जो स्टूडेंट अब लॉकडाउन की कंडीशन में जिनके स्कूल में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं ऑनलाइन या नहीं पढ़ा पा रहे हैं टीचर्स, तो आप क्या करें, आप उन स्टूडेंट्स को मेरे चैनल का लिंक दे दें, वो भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सभी पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे समझदार बनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी गुजारिश है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।